ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को लागू करने में क्या चैलेंज आ रही है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, एमडीआर, केवाईसी देख लिया, इंटरऑपरेबिलिटी, एक वॉलेट से दूसरे में नहीं हो सकता वो समस्या देख ली, स्कैम होते हैं तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में एक पीआरबी नाम की संस्था करो वो देख लिया। नाउ नेक्स्ट, कि सरकार खुद एक रोल मॉडल नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी दम लगाकर प्रचार कर रहे हैं कि भीम ऐप इंस्टॉल करो, डिजी धन अपनाओ, मजबूत भारत बनाओ। देन चैरिटी बिगिंस एट होम। सरकारी डिपार्टमेंट में ही ये कितना यूज हो रहा है। रतन वत्तल कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई व्यापारी से, प्राइवेट मर्चेंट से कोई सामान 100 रुपए में खरीद के स्वाइप किया कार्ड, तो उसमें से 2 रुपए वो अपनी जेब से उसको भरने पड़ते थे एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब ग्राहक के ऊपर बोझ अलग से नहीं आता था। 100 एमआरपी तो 100 ही उसने पे करना पड़ता। लेकिन रेलवे के अंदर आप 100 रुपए की टिकट खरीदो, लेटर से एमआरपी 100, तो रेलवे वाले उसके ऊपर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे किया तो 2 रुपए अपनी जेब से काट के वो नहीं देंगे वीजा को या मास्टर कार्ड को, वो आपसे 102 रुपए वसूलेंगे। सो लाइक दैट ऑलवेज वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट सरकारी कंपनियां और विभाग खुद के ऊपर बियर नहीं करते, वो कस्टमर पे थोप देते हैं। तो स्वाभाविक है फिर कस्टमर ये सोचेगा कि अलग से मैं कार्ड से खरीदूं तो मुझे 102 में पड़ रहा है, तो बेटर कि मैं रोकड़ में ही उसका व्यवहार कर देता हूँ, राइट। और उसके विपरीत अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो अलग से कोई कन्वीनियंस फी या चार्ज मांगते नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट अगर चेक से पैसा ले रहा है देन ऑल्सो उन्होंने एक एम्प्लॉय को भेजना पड़ेगा चेक जमा करने के लिए, तो वो पेट्रोल का खर्चा वो सब गिनो तो हिडन चार्जेस देर है ना। तो या तो आप कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड कोई के ऊपर अलग से फी नहीं मांगो, या फिर कि सभी के ऊपर आप फी मांगना शुरू करो। ऐसा डिपार्टमेंट ने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना चाहिए। ऑल इन ऑल रतन वत्तल ये बोलते हैं कि एमडीआर जैसे प्राइवेट मर्चेंट खुद बियर करता है उसी प्रकार रेलवे वगैरह ने करना चाहिए और एमआरपी पे ही चीज बेचनी चाहिए। दूसरी समस्या, टैक्सिंग, टेंडरिंग एंड टोलिंग। टैक्स पहले तो कैश में भरना पड़ता था, फिर डिमांड ड्राफ्ट चेक, अभी जाते जाते अब कि हाँ नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी मोबाइल वॉलेट्स और इन सबको भी अनुमति देनी चाहिए, ऐसा रतन वत्तल ने बोला। सेकंड, टेंडरिंग। टेंडरिंग में कोई धांधली ना हो इसलिए ई टेंडरिंग करवाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार बढ़ चढ़ के बोलती है हम तो देखो ई टेंडरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पर बीडिंग में डिमांड ड्राफ्ट से आपने मतलब कि बीडिंग का पैसा भरना हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी फर्निश करना हो, तो वो सभी में ऑनलाइन वो परमिट नहीं करते। वो तो वहां पर जिद की जाती है कि बराबर ऑनलाइन आपने खाली अर्जी किया, अब उसका प्रिंट आउट निकालो, फिजिकल उस पर डिमांड ड्राफ्ट स्टेपल करो, बैंक गारंटी तो वो भी कागज में लिखवा के लाओ। लाइक दैट पेपर और कैश के अंदर ही, या फिर कि नॉन डिजिटल वे में वो इंसिस्ट करते हैं। तो ये भी सुधार की आवश्यकता है। सेम वे टोल नाके पर अब तक तो ये रोकड़ और छुट्टे का ही चलन था, जबकि 90 के दशक से ही अमेरिका के अंदर तो ये RFID ट्रैग, फास्टैग वो सब चल रहा है। हमने धीरे धीरे लागू किया, तो इसे और बढ़ाना है। तीसरा मुद्दा, प्रोक्योरमेंट। जब कोई सरकारी विभाग स्टेशनरी, मेस, कैंटीन, दूध या अनाज या ऐसा कुछ प्रोक्योरमेंट करता है तो वहां पर भी डिजिटल पेमेंट अभी तक बराबर से लागू नहीं हुआ। वहां पर जो भी वेंडर सप्लायर है उसने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उससे भी बैंक गारंटी वगैरह मांगी जाती है, तो पेपर फॉर्मेट के अंदर ही। वहां पर की अकाउंटेबिलिटी के नाम पे चेक से हम लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन वो चेक क्लियर करने के लिए भी अधिकारी जो भी सप्लायर है उसको बोलेगा कि इतना मेरे को कैश में वो आप कमीशन दे दो, है ना। तो मतलब ब्राइबरी, और भले चेक से भुगतान हो रहा है फिर भी ब्राइबरी सिस्टम तो खत्म हो नहीं पा रही। इससे विपरीत यूएसए के अंदर सभी विभागों को क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं और खरीदी से पहले ही वो मतलब मंथली हो तो पहले ही वो सेटलमेंट वगैरह का काम देख लिया जाता है, ताकि किसी के पास ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर ना हो कि मैं चेक में साइन करूंगा नहीं करूंगा, उस हिसाब से वो उगाही कर सके अधिकारी। तो रतन वत्तल और नायडू कमेटी ने बोला कि इस प्रकार से सरकार ने भी जो खुद के डिपार्टमेंट के अंदर डिजिटल पेमेंट को लागू करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सरकार को ये सब पता नहीं, उन्होंने प्रयत्न किए। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है paygovindia.gov.in। ये क्या है समझते हैं। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दे आर मार्केट प्लेस मॉडल, मतलब कोई भी व्यापारी वहां पर रजिस्टर करके अपना सामान बेच सकता है। सेम भी अगर कोई सरकारी विभाग अपना कोई गुड सर्विसेज या कुछ बेचना चाहता है या कोई फी वसूलना चाहता है, तो हर एक अगर अपना अलग से पोर्टल बनाता तो उसको डिजाइन करने का खर्चा, बैंकों के साथ उसके पूरे पॉइंट लगाने हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, वो दिक्कत ना हो, इसलिए ये paygovindia.gov.in वहां पर जो भी सरकारी विभाग जाके वो एंट्री करे और फिर उनका एक अलग से पेज बना के देते हैं वो लोग। तो ये तो बढ़िया काम हुआ। लेकिन फ्रेगमेंटेड इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और नई चीज लेके आए फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, उसका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और उसके नीचे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उन्होंने अलग से
नॉन टैक्स रिसीप्ट पोर्टल बनवाया है। वहाँ पर भी काम तो कुछ इसी तरह से होता है कि सरकारी विभाग वाले आके अपना जो भी प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग करें और उसका ऑनलाइन खरीदी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप ये इंडिया ईयरबुक खरीदते हैं तो वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को पैसा मिल रहा है, तो ये किस प्रकार की आमदनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और वहां पर भी ये टैक्स का नहीं, कोई सर्विस बेच के सरकार पैसा कमा रही, तो नॉन टैक्स प्रकार की रिसिप्ट है। तो इस प्रकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट, चाहे वो ये कोई चीज बेचनी हो या फिर कोई स्टैम्प का कलेक्शन बेचना हो वगैरह के लिए विभागों को यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल NTRP, और ये एक्चुअल साइट का नाम क्या है, bharatkosh.gov.in। तो मतलब दो अलग अलग साइट चल रही हैं। सो फ्रेगमेंटेड इनिशिएटिव, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। इसके बदले कोई एक ही चीज होनी चाहिए, ऐसा रतन वत्तल बोलते हैं। अपने लिए कहां पर काम का है, पिछले साल प्रीलिम में पूछा गया कि भाई ये स्वयं पोर्टल उसका क्या उद्देश्य है, तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का वो काम देखता है। सेम भी यहाँ पर कुछ पूछा जाए कि भारत कोश पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो तुक्केबाजी में लोग लिखेंगे अच्छा वो सारा सेस का पैसा वहां पर जाता होगा भारत निर्माण के लिए वगैरह। नहीं, नॉन टैक्स रिसीप्ट पोर्टल है और उसे कौन चलाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और इस प्रकार से मतलब ज्यूरिसडिक्शन फंक्शन आप देख के जाना। सेम वे मुख्य परीक्षा में ई गवर्नेंस और उसकी मदद से आप कैसे डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वो सब प्रमोट हो, तो वहां पर भी आप ये कुछ मुद्दे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। खैर, तो रतन वत्तल ने बोला कि इस प्रकार से सरकार अगर पूरा डिजिटल पेमेंट कर दे, कोई एक सिंगल पोर्टल बना दे, ये सब करेगी, तो सरकार के खुद के ही 1 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे कि चेक जमा करने के लिए अपने किसी कर्मचारी को भेजना नहीं पड़ा, तो उसका ट्रैवल अलाउंस XYZ थिंग्स। और ये जो सारा पैसा बच गया उससे एक अलग से फंड बनाना चाहिए जिसका नाम दिया जाए DPN, डिजिटल पेमेंट एक्शन नेटवर्क। और ये सारा पैसा उसे फिर यूज किया जाए टू फर्दर प्रमोट डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन इन इंडिया। जैसे कि पोस्टर है, लॉटरी लगा दिया, आमिर खान, बच्चन ऐसे किसी सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट के लिए ले लिया, या फिर सरकारी हॉस्पिटल, पार्किंग, जन सेवा केंद्र, वहां पर कार्ड रीडर मशीन लगाने, उसके MDR का जो भी खर्चा बनता है वो सारा यहाँ से फाइनेंस किया जाए। उसी प्रकार कोई सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप, दलित, ट्राइबल, महिलाएं, वो अगर कोई अपनी दुकान में ये लगाना चाहते हैं तो वहां उनको जो MDR भरना पड़ेगा कार्ड मशीन के ऊपर, उसमें कुछ यहाँ से मतलब सब्सिडाइजेशन कर दिया जाए। ऐसे कुछ कुछ प्रावधान करने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी पूरी कमेटी रिपोर्ट में ऐसे ही मिलती जुलती बातें करी हैं। आपका होमवर्क क्या है, अगर भविष्य में सरकार इसको लागू कर दे तो फिर वो कौन ऑपरेट करता है, कौन सा मंत्रालय वगैरह, आप एक नई स्लाइड ऐड करके वो सारी चीज डाल देना। ठीक है मित्रों, तो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन ये अपना पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इंटरऑपरेबिलिटी स्कैम, PRB नाम की नई संस्था बनानी है, सरकार ने खुद से रोल मॉडल बनना है, ये सारे आयाम हमने देखे। नाउ लास्ट टू टुगेदर, कि एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ानी है, और जिनके पास अवेयरनेस है वो भी डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते, तो उनकी ये जो बिहेवियर है उसको बदलना है। ये सब कैसे करेंगे, सरकार ने प्रयत्न तो शुरू कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन शुरू किया है। अब इसका उन्होंने हिंदी गलत किया, वित्तीय साक्षरता अभियान, नहीं तो फिर डिजिटल का क्या हुआ, राइट। खैर, तो मतलब ये पूरा कैंपेन, उसका फंडा क्या है कि NSS NCC के कैडेट्स, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उन सबको ये पोर्टल में रजिस्टर करेंगे, उनको पावर पॉइंट, पोस्टर, वीडियो क्लिपिंग ये सब दिया जाएगा, और ये सारे वॉलेंटियर्स घर घर जाके गरीबों को बताएंगे कि ये डिजिटल पेमेंट क्या है, उससे क्या फायदे होते हैं, ये बीम वगैरह ऐप आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे पोर्टल का ये उद्देश्य है। अब यहाँ पर भी MCQ कैसे बन सकता है कि वित्तीय साक्षरता अभियान ये पोर्टल कौन चलाता है। अब तुक्केबाजी में आपको ये लगेगा कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि जनधन योजना लागू करता है, तो हाँ वही लोग ये भी करते होंगे ना। ये कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो लाइक दैट ज्यूरिसडिक्शन वगैरह आप देख के तैयार करो। और क्या, रतन वत्तल कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि लोगों में जागृति भी फैलानी है, बट उसके बाद उनकी बिहेवियर हम कैसे बदले। सबसे पहले तो उनको चस्का दिलाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। हांगकांग और साउथ कोरिया सर्विस इकोनॉमी है, वहाँ ज़्यादातर सर्विस पेशा लोग होते हैं, तो वो अप डाउन कैसे करेंगे, बसों में नहीं, मेट्रो ट्रेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर ये छुट्टे की मगजमारी, बांस निकालना है, तो इन मेट्रो रेल ने इशू किया कि भाई ऑक्टोपस कार्ड, टी मनी, इस प्रकार के प्रीपेड कार्ड आप 1000 रुपये उसमें डाल दिए और फिर जितनी बार जाओ स्वाइप करो और आपका पैसा कट जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को इसका टेस्ट करवाया गया। और आगे
ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रीपेड कार्ड थे, सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि रिटेल शॉपिंग, हॉस्पिटल, मॉल वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो लोगों को और मजा आ गया और इसका अडॉप्शन बढ़ा कि ये मतलब रोकड़ा रोज लेके चलने से ये ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है एंड सो ऑन। तो मतलब उसी प्रकार भारत में भी टेस्ट कराना चाहिए। अब टेस्ट कैसे करा सकते हैं? स्वाभाविक है, हांगकांग में लोग मेट्रो यूज़ करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड, यहाँ पर गुटखा और बीड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका कोई प्रीपेड कार्ड लेके आओ तो जल्दी से अडॉप्ट हो जाएगा। दूसरा कैरेट, कुछ लालच देनी चाहिए। मैक्सिको के अंदर आप जितनी बार कार्ड पेमेंट करोगे तो जो भी रसीद, उस हिसाब से लॉटरी का टिकट, और वो हर वीकेंड में उसका एक टीवी शो होता है और सबको इनाम दिए जाते हैं वगैरह, पूरा इंडियन आइडल जैसा काम करते हैं। तो लोगों को उत्साह रहता है कि हम भी कार्ड से पेमेंट करें, अपना कोई लॉटरी में बड़ा इनाम लग जाए। कोलंबिया, अर्जेंटीना में आपने कोई चीज़ खरीदी तो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2-4% उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगेन इट इज़ अ कैरेट, लालच दी जा रही है कि आप ये करो। एंड अल्टीमेटली यहाँ से भी नहीं सुधरे तो स्टिक, सोटी वागे चमचम विद्या आवे दम दम। फ्रांस के अंदर 3000 यूरो से ज़्यादा कैश में भुगतान नहीं कर सकते। पोर्टुगल में 1000 यूरो से ज़्यादा का जितना भी लेन देन हुआ तो उसका इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। भारत के अंदर भी प्रयत्न किए गए कि ये इतने लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी हो तो उसके ऊपर ज्वेलर ने पान कार्ड मेंटेन करना चाहिए वगैरह, लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ तो लेटर एंड स्पिरिट में वो सारी चीज़ लागू हो नहीं पाई। इन सबसे विपरीत चंद्रबाबू नायडू ने ये बोला कि कोई स्टिक अप्रोच होना चाहिए, लोग कैश कम पसंद करें, उसके लिए आप बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो कि 50,000 से ज़्यादा रकम कोई अपने बैंक खाते से निकाले तो उसके ऊपर कोई टैक्स होना चाहिए। तो स्वाभाविक है फिर व्यक्ति क्या सोचेगा कि पैसा निकालना नहीं है, ऐसे ही मैं चेक या कार्ड से किसी को पेमेंट कर देता हूँ। तो ऐसा कोई स्टिक अप्रोच होना चाहिए, पनिशमेंट अप्रोच होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे अरविंद सुब्रमण्यम इन बातों से सहमत नहीं है कि जो भी आप करें सरकार, वो इट शुड बी नॉन प्यूनिटिव टाइप ऑफ मेजर। खैर, सरकार ने कहा कि ओके, ये नायडू ने जैसा बोला है कि 50,000 से ज़्यादा पैसा बैंक से निकाला तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगाना चाहिए, हम ऐसा कोई टैक्स तो नहीं लगाएंगे, बट वी विल ट्राई टू डिस्करेज द यूज ऑफ कैश। उसके लिए नए बजट में क्या प्रावधान? एक कि इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियां जो भी डोनेशन चंदा लेती हैं 2000 या उससे ज़्यादा का कैश में नहीं ले पाएंगी। उसी प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति 3 लाख या उससे अधिक का रोकड़ में पैसा ले नहीं पाएगा। और कंपनियां अगर कोई डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम करना चाहती हैं तो 10,000 से ज़्यादा अगर रोकड़ में किया होगा तो उस पर उनको ये लाभ नहीं मिलेंगे। क्या क्या है एक एक करके हम समझें। जब हम लोग बोलते हैं कि बजट वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट तो असल में 3 चीज टेबल की जाती हैं। फर्स्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। दूसरा कि सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्चा करना है सो दे हैव टू टेक परमिशन, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल। और तीसरा, क्योंकि सरकार आपके ऊपर टैक्स लेना चाहती है तो फाइनेंस बिल रखना पड़ता है। तो ये नए बजट के साथ जो नया फाइनेंस बिल आया है वहां पर कैश पेमेंट को डिस्करेज करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये नया सेक्शन डाला जाएगा 269 ST। इसके अंदर प्रोविजन ये है कि कोई भी व्यक्ति एक ट्रांजैक्शन में 3 लाख या उससे अधिक रकम नहीं ले सकता, और ये नियम लागू होगा 1 अप्रैल 2017 से। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको पनिश करने के लिए भी एक और नया सेक्शन डाल दिया है 217 DA कि पेनल्टी विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब 5 लाख अगर कैश में ले लिया तो सारा वो इनकम टैक्स दंड में लेके जाएगी। और यहाँ पर भी सरकार, पोस्ट ऑफिस, सभी प्रकार के बैंक को एग्जेम्प्ट किया गया है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप अपनी मेहनत की कमाई 5 लाख रुपए बैंक में डाल रहे हो और वहीं मैनेजर से ये इनकम टैक्स अफसर वो दंड में ले जाए तो वो तो ठीक नहीं होगा। खैर, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होता है सेक्शन 13A। वहाँ पर प्रावधान ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो भी चंदे में पैसा मिलता है उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनी टैक्स, ये सब भी नहीं देना पड़ता। लेकिन नया प्रावधान ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज 2000 या उससे ज़्यादा की रकम इस प्रकार से कैश में नहीं ले पाएंगे, अगर लिया तो फिर टैक्स लगेगा। तो मतलब कि अगर 2000 या उससे ज़्यादा की रकम लेनी है उनको चंदे में तो केवल बैंक मनी इज़ परमिटेड, मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, या फिर कि भविष्य में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किए जाएं तो वो परमिट होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है आगे हम देखेंगे। और ये प्रावधान लागू होगा 1 अप्रैल 2018 से। मतलब आम जनता को बोल दिया कि 3 लाख या उससे ज़्यादा की रकम कैश में नहीं, वो कब से? 2017 से ही। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को 2018 तक, मतलब कि तब तक जो भी सेटिंग करना है कर लेना। कौन सा नया सेक्शन ऐड किया गया तो 269 ST वगैरह अपने लिए काम का नहीं है, वो याद नहीं रखना है। सिवाय कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, BCom ऐसा कुछ किया है तो इंटरव्यू में आपसे कहीं पर कुछ पूछ सकते हैं।
हमें केवल ध्यान इतना रखना है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर होता है आर्टिकल, लेकिन जब भी आप बिल या एक्ट की बात करें तो वहां पर आर्टिकल नहीं सेक्शन होता है, तो आप लिखने में बोलने में वो जरा प्रिकॉशन ले। और क्या, ये तो मतलब कि कैश पेमेंट एक्सेप्ट करने के बारे में बात थी। इसके अलावा कंपनियां वो जो भी डिडक्शन डेप्रिसिएशन क्लेम करती है वहां पर भी कुछ प्रावधान किए गए, समझते हैं। सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ और कोई क्लाइंट मुझे 1 लाख रुपए देता है कि मेरे लिए नया सॉफ्टवेयर बनाओ, तो क्या मुझे 1 लाख के ऊपर पूरा टैक्स भरना, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स? नहीं, वो 1 लाख के अंदर लेटर से मेरा जो भी कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ तो उसका घिसाव होगा वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। और ये 1 लाख उसमें से सपोज मैं किसी थर्ड पार्टी को 50,000 दे दूँ कि भाई इतना कोड तुम डेवलप करना, तो ये क्या हुआ, मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया, तो उतना वो डिडक्शन में माइनस हो जाएगा। तो कंपनियां इस प्रकार से जो भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम करना चाहती हैं तो उन पे शर्त होगी कि अगर 10,000 से ज़्यादा कैश में लिया या दिया तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, और ये भी 2018 से लागू होगा। सो इन अदर वर्ड इट विल एनकरेज द कंपनीज टू डू ऑल द ट्रांजेक्शन यूजिंग बैंक मनी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। उसी प्रकार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कुछ सुधार किए गए हैं, वो समझते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब एज सच कंपनियों उनको अपनी ऑडिटेड अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है जिसके ऊपर उनको कॉर्पोरेशन टैक्स भरना पड़ता है मुनाफे के ऊपर। लेकिन अगर कोई अनऑर्गेनाइज फर्म है अप टू द 2 करोड़ रुपीज और वो ऐसा कोई ऑडिट अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही, तो उनके ऊपर टैक्स कैसे वसूला जाता है? द सिस्टम इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सपोज कि ऐसी कोई कंपनी या फर्म ने 100 रुपए का सेल किया, कोई सामान बेचा, तो उसके ऊपर प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि 100 रुपए का सामान बेचा तो कि आपका प्रॉफिट होगा 8% के हिसाब से 8 रुपए, और उसके बाद लेटर से कोई डिडक्शन डेप्रिसिएशन कुछ भी क्लेम नहीं हुआ, और मान लो कि सरकार ऐसा बोलती है कि मुनाफे के ऊपर 25% टैक्स हम मांगेंगे, तो 8 रुपए के ऊपर कितना होगा, 2 रुपए 25% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, बट मैं आसान उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। तो अब तक ये सिस्टम था। अब ऐसी अनऑर्गेनाइज फर्म को भी डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या कहा कि अगर आप कोई भी सेल 100 रुपए का कोई सामान आपने बेचा और बैंक मनी से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, XYZ थिंग, नेफ्ट, RTGS, तो फिर वहां पर फॉर्मूला कम की जाएगी, मतलब प्रीज्यूम प्रॉफिट 6% माना जाएगा, तो मतलब 100 रुपए के सामने 6 रुपया, और फिर उसके ऊपर टैक्स तो उतना ही लगेगा, बट क्योंकि रकम अपने आप कम हो गई तो स्वाभाविक है यहाँ 25% कितना होगा, 1.5 रुपया। तो अब ऐसी अनऑर्गेनाइज फर्म के ऊपर इंसेंटिव क्या है कि वो जब भी होलसेलर को, रिटेलर को, ग्राहक को कोई चीज या सर्विस बेच रही है तो दे विल इंसिस्ट कि भाई हमको बैंक मनी से पेमेंट करो ताकि हमारे ऊपर टैक्स कम लगे, है ना। अब स्वाभाविक है इस प्रकार से जब काम होगा तो होलसेलर ने जब बैंक मनी से आप ऊपर पे किया है तो वो अपने आप फिर टैक्स इवेट करना चाहेगा, तो पता चल जाएगा कि किसने कितना क्या पेमेंट किया था। एंड उसके साथ ही ये GST नेटवर्क, तो वहां पर भी इनवॉइसिंग इज कंपलसरी टू गेट द टैक्स क्रेडिट्स, राइट। तो ये पूरी सिस्टम इस प्रकार से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैश कम यूज करें और इस पे जाए तो टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन, इनकी समस्या कम हो जाए। जितना समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर बजट में कुछ बदलाव किए गए ताकि अनऑर्गेनाइज फर्म वाले कैश का उपयोग कम करें और बैंक मनी से ज्यादा काम करें। तो ये भी एक प्रकार से क्या कैरेट अप्रोच ही है कि इनको लाभ दिया गया है कि भाई आप बैंक मनी से एक्सेप्ट करोगे देन लेस टैक्स विल बी लेवाइड ऑन यू। उसी प्रकार और कैरेट अप्रोच, लालच दी जा रही है। लकी ग्राहक योजना कि अगर आप ये NPCI वाली जितने भी पेमेंट चैनल हैं, चाहे रुपे हो, UPI, USSD, भीम वगैरह, अगर वहां से आपने कुछ पेमेंट, कुछ खरीदारी की और पे किया तो जो भी रसीद नंबर जनरेट हुआ आप एक पोर्टल पे जाएंगे जो कि नीति आयोग और NPCI वाले कंबाइन मेंटेन कर रहे हैं, और वो आपने रसीद का नंबर डाल दिया, उस हिसाब से लॉटरी निकलेगी और हर एक दिन ग्राहक को करीब 1-1 हज़ार के इनाम घोषित किए जाते हैं, वीकली विनर्स एंड सो ऑन। तो ये पूरी चीज क्या है, ग्राहकों को अब लालच दिया जा रहा है कि आप भी डिजिटल पेमेंट करो और फिर रसीद का इंसिस्ट करो। अब ये पूरा लकी ग्राहक योजना तो ये तारीख से ये तारीख तक वो चलेगा, और शर्त है कि 50 रुपए से लेकर 3,000 की लिमिट में आपने ये करना है, और केवल NPCI की वाली चीजों से ही आपने पेमेंट करना है। और ये इनाम आपको दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है? एज सच ये नीति आयोग के फंड से पैसा दिया जा रहा है और NPCI वाले मतलब कि आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापार योजना, वो भी इस प्रकार से वीकली विनर्स अनाउंस किए जा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई हाउस होल्ड अपने पूरे एनुअल एक्सपेंडिचर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर
डिजिटल पेमेंट से कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। खैर सरकार ने ये बात तो नहीं मानी, बट जो बजट के अंदर 10% वालों का कम करके 5% ब्रैकेट कर दिया। इसके अलावा बजट में और क्या बोला गया कि ये भीम और ऐसी ऐप को और प्रमोट करने के लिए वी विल कम अप विद भीम रेफरल बोनस स्कीम। रेफरल बोनस आप समझते हो कि डॉक्टर ने आपको बोला कि एक्सरे निकलवा के आओ और ये वाली पैथोलॉजी लैब में जाना, आप वहां पर जाएंगे तो पैथोलॉजिस्ट पूछेगा किस डॉक्टर ने आपको भेजा है, एंड लाइक दैट दे विल गिव कमीशन टू डॉक्टर। तो उसी प्रकार ऑनलाइन जो भी चलता है वहां पर आप अपने मित्रों को लिंक फॉरवर्ड करो और वो उससे आप भीम ऐप इंस्टॉल करो और वहां से कुछ पेमेंट किया तो उनको कुछ इनाम के स्वरूप में दिया जाएगा। सो लाइक दैट देयर विल बी अ भीम रेफरल बोनस स्कीम, और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम का भी प्रावधान होगा। होमवर्क आपका ये है कि जब ये नोटिफाई हो जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट कैसे ऑपरेट कर रहा है वो इंसर्ट न्यू स्लाइड करके लिख देना। उसी प्रकार आधार पे नाम का एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, खैर सामान्य चीज है, और अगले 1 साल के अंदर 2,500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ऐसा भी हम कोशिश करेंगे। खैर अभी कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन का टारगेट रखा है अपने लिए काम करने, क्लरिकल एग्जाम में ऐसा डेटा पूछते हैं तो याद करके जाना। तो मित्रों कुछ इस तरह से भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या चैलेंज आ रही है और वहाँ क्या रिफॉर्म्स लेने हैं, वत्तल कमेटी ने क्या बोला, नायडू कमेटी ने क्या बोला, सर्वे में क्या बोला गया और उसमें से कितना बजट में लागू हुआ, आगे क्या करना है, वो सारे आयाम हमने देखे। इतना जो हमने पढ़ लिया पर्याप्त है। इसके अलावा भी रोज कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, बट फॉर द पर्पज ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू घूम फिर के ये 6 मुद्दे के आसपास आपने किया तो पर्याप्त है। रोज रोज मतलब इसका पीएचडी मतलब मैं नोट अपडेट कर रहा हूँ वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अंत में कंक्लूजन तो वही लिख देना है जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है कि डिजिटल पेमेंट इज नॉट अ पेनेशिया, रामबाण कोई दवा नहीं है, और सारा कैश मतलब कि बैड, इलीगल, गैर कानूनी टैक्स इवेजन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये बात सही है कि कैश छापने के लिए भी 27 बिलियन रुपये का प्रिंटिंग का खर्चा आता है, लेकिन क्योंकि भारत में डिजिटल डिवाइड है, सबके पास मोबाइल और स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अडॉप्ट कैश। उसी प्रकार मान लो स्वीडन जैसा हम कोई टारगेट कर ले कि 2020 तक कंप्लीटली कैशलेस हो जाएंगे, पूरा डिजिटल मनी जनरेट कुछ कर दिया जाए, तो भी मान लो भगवान ना करे फिर पूरी सिस्टम हैक हो गई और रोकड़ में देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या करोगे। Therefore, public policy must maintain the cost benefit balance of both, और उस हिसाब से तय करना चाहिए। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आप चाहते हैं कि जनता धीरे धीरे कैसे डिजिटल में चली जाए, तो जो उनके बिहेवियर में चेंज करना है इट विल रिक्वायर नॉन प्यूनिटिव मेजर्स। जैसे कि अभी बोला गया कि अगर 3 लाख है उससे ज्यादा आपने रोकड़ में लिया तो वो सारा दंड के रूप में हम ले लेंगे, तो ये क्या हुआ, एक प्यूनिटिव मेजर। लेकिन जब भी आप ऐसा करोगे तो जनता कोई ना कोई जुगाड़ लेके ही आएगी, तो वो क्या करेंगे, 3 लाख एक साथ ही लेंगे, बट वो कागज पे ऐसा दिखाएगा रसीद में कि 1 लाख आज लिया, 1 लाख कल और तीसरा परसों, तो मतलब दे विल कम अप विद सम टाइप ऑफ इवेजन, और वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड सेकंडली द इंसेंटिव्स शुड बी टाइम बाउंड। आप अगर ये बोले कि और ये लकी ग्राहक योजना डेली 1000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे, तो पूरी जिंदगी अगर आपने ऐसी लॉटरी चलाई तो सरकार की फिजिकल डेफिसिट कितनी हो जाएगी। उसी प्रकार ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो अनऑर्गेनाइज फर्म को आपने फायदा दे दिया या फिर कि डिडक्शन डेप्रिसिएशन में कुछ कर दिया, तो वो भी पूरी जिंदगी आप नहीं कर सकते, अदरवाइज फिजिकल डेफिसिट विल कंटिन्यू टू राइज, सरकार को टैक्स में पैसा कमाएगा। देयरफॉर लॉन्ग रन के लिए जो भी बिहेवियरल चेंज करना है, एक कि भाई प्यूनिटिव प्रकार का नहीं होना चाहिए, और अगर इंसेंटिव है तो टाइम बाउंड प्रकार का होना चाहिए। सो ये अपना काम हो गया। इस टॉपिक में से जो हमने पढ़ा तो थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं।